नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 530 नए संक्रमित मिले हैं और 5 मरीजों के इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई है। इसी बीच अब तक मिले कुल संक्रमितों का आंकड़ा 73,527 तक पहुंच गया है, जबकि इसमें 66,855 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 12,492 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी बीच उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,201 के पार हो गई है। बीते 24 घंटे में 337 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। इनको मिलाकर अब तक 66,855 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,682 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 168 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं नैनीताल में 69, चंपावत में 45, हरिद्वार में 43, पौड़ी में 40, चमोली में 38, उधम सिंह नगर में 33, पिथौरागढ़ में 25, अल्मोड़ा में 22, रुद्रप्रयाग में 20, टिहरी में 11, तो वहीं उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में 8 संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 3 दिनों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना से हालात काफी गंभीर हुए हैं। प्रदेश में 3 दिनों में 27 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इस दौरान 2 दिन से मृतकों की संख्या 10 से ज्यादा रही और शुक्रवार को 5 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए सरकार ने 38 डेडिकेट कोविड अस्पताल और 420 कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। इनमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लगभग 25,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड भी यहां पर उनकी व्यवस्था की गई है। तो देवभूमि उत्तराखंड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के क्या कुछ हालात प्रदेश में। लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, मृत्यु लगातार हो रही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रदेश सरकार कोई सख्त कदम उठाए और लगातार जो उत्तराखंड के अलग अलग जिले हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी, किस तरीके से मामले जो है वहां पर कितने बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो ताज़ा आंकड़ा है ये बताता है कि स्थिति लगातार बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और भयानक होती हुई नजर आ रही है। अगर जल्द ही इसका कोई हल नहीं निकाला गया या फिर जल्द ही कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया तो हो सकता है कि स्थिति इससे भी ज्यादा भयानक हो जाए और बेकाबू हो जाए, जो कि नियंत्रण करने में फिर यहाँ पर मुश्किल हो। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न बरती जाए और ध्यान दिया जाए कि लोगों द्वारा जो प्रोटोकॉल है कोरोना के उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही साथ मास्क और 2 गज की दूरी का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक मास्क और 2 गज की दूरी ही यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है और यही कोरोना का सबसे बढ़िया इलाज है। तो देवभूमि में कोरोना को लेकर क्या कुछ है हालात वो हम आपको बता रहे हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में हालात लगातार गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के केस के मद्देनजर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पहले प्रदेश सरकार ने दिल्ली या एनसीआर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट जरूरी किया और अब राज्य में आने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर रोज लगभग 500 के करीब कोरोना के मरीज आ रहे हैं। ऐसे में राज्य के बॉर्डर पर टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड आने से पहले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसी के साथ ये एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। बॉर्डर्स पर चेकिंग के दौरान ऐसे लोग जिनमें स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगता है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं, उनका टेस्ट कराया जा सकता है और यही नहीं, दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों पर टेस्टिंग का फोकस ज्यादा रखा जाएगा। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया
कि एंटीजन टेस्टिंग का उन लोगों पर फोकस रखा गया है जो किसी बीमारी से ग्रसित है, इलाज करवाकर आ रहे हैं या फिर थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान जिनमें लक्षण नजर आ रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली या एनसीआर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया है और ये भी कहा कि अगर जांच के दौरान कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे वापस भी भेज दिया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार का कहना है कि दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों के लिए देहरादून के एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट फिर से कराया जाएगा और अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो वहीं से उसे वापस भेज दिया जाएगा। तो कोरोना को लेकर सख्त हो चुकी है प्रदेश सरकार। दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी टेस्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन करना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना पर सतर्क हो चुकी है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में आने वालों को कराना होगा कोविड-19 का टेस्ट। दिल्ली एनसीआर से जो लोग आएंगे उन पर विशेष तौर पर फोकस रखा जाएगा। राज्य में आने वालों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। उत्तराखंड में हर रोज क्योंकि 500 नए केस आ रहे हैं, ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के बॉर्डर पर भी शुरू की गई है रैंडम टेस्टिंग। थर्मल स्क्रीनिंग में शक होने पर की जाएगी टेस्टिंग। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की सुविधा बनाई गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड डेथ रेट कम करने के लिए खास कोशिश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना किसी अन्य रोग से ग्रसित होने देरी से अस्पताल में पहुंचने या फिर जिस भी कारण से बढ़ रहा है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाए। किसी भी कोविड के मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाना है तो इसमें बिल्कुल भी देरी न की जाए। साथ ही ये भी कहा कि रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और कोशिशों की भी जरूरतें हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मीटिंग में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में टेस्टिंग और तेजी से बढ़ाई जाए और आरटी-पीसीआर टेस्ट पर खास ध्यान दिया जाए। वहीं सीएम ने कहा कि रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और देहरादून के पॉजिटिविटी रेट को काबू करने के लिए और ज्यादा कोशिशें करनी होंगी। साथ ही आदेश दिया कि मास्क न लगाने पर जिन लोगों के चालान किए जा रहे हैं उनको मास्क जरूर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही अपने उद्देश्य जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि उनका मकसद कोविड से लोगों को बचाना है, न कि चालान कर राजस्व वसूलना। तो कोरोना पर सीएम ने बैठक की। कोरोना को काबू करने पर उन्होंने जोर दिया। चालान काटने के साथ ही मास्क भी दें। यहां पर अधिकारियों को ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए। तो कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के चालान तो काटे ही जाएं, साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जाए, उनको मास्क दिए जाएं, उन्हें समझाया जाए कि 2 गज की दूरी कितनी जरूरी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सैंपलिंग बढ़ाने की नियत के चलते सरकार ने जांच दरें घटा दी हैं। जी हां, आरटी-पीसीआर टेस्ट में 550 से 600 रुपए और रैपिड एंटीजन टेस्ट की फीस में 40 रुपए की कटौती की गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही प्राइवेट प्रयोगशालाओं में कोविड की जांच करने वालों को दरें घटने से राहत मिलेगी। इस मामले में शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों से भेजे जाने वाले कोविड सैंपल की जांच दर को 1400 से घटाकर 850 रुपए किया गया, जबकि निजी प्रयोगशालाओं में लिए जाने वाले सैंपल की जांच दर को 1500 रुपए से घटाकर 900 रुपए प्रति सैंपल तय किया गया है। इसी तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर को 719 से घटाकर 679 रुपए प्रति सैंपल कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना जांच दरें कम कर दी गई हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट में 550 से 600 की कटौती की गई है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की फीस में 40 रुपए की कटौती की गई है। तो अब
प्रदेश में सस्ते में होगा कोरोना टेस्ट। सरकार ने कोरोना टेस्ट की फीस में कटौती की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टेस्टिंग कराएं। आरटीपीसीआर टेस्ट में 550 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की कटौती की गई। रैपिड एंटीजन टेस्ट की फीस में भी 40 रुपए की कटौती की गई है। रैपिड एंटीजन की टेस्ट फीस 719 से घटकर 689 रुपए कर दी गई है। तो वहीं सीएम रावत की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सूर्यधार झील और बांध बनकर तैयार है। ये बांध 30 गांव के हजारों लोगों को पीने का पानी देगा। साथ ही सैकड़ों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए भी यहां से पानी मिलेगा। पर्यटन के रूप में भी झील लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि इस झील के पानी में लोग बोटिंग कर सकेंगे। वहीं कल 29 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक भव्य समारोह में इस सूर्यधार झील का उद्घाटन करेंगे। डोईवाला विधानसभा को एक बड़ी योजना से भी जोड़ने का काम मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डोईवाला और देहरादून को अब 12 महीने पीने के पानी की कमी नहीं होगी और ना ही सिंचाई के लिए किसानों को परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्यधार के साथ ही एक और बांध सांग नदी पर बनने जा रहा है, जिसकी मंजूरी और वन और पर्यावरण मंत्रालय से मिल चुकी है, जो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रविवार को 11 बजे होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण गढ़वाली भजनों के साथ लोक गीतों से लोगों का मनोरंजन भी करेंगे। पीने के लिए जो पानी है उसकी भी गुणवत्ता उपयुक्त पानी उनको मिलेगा, क्योंकि वर्षा का पानी पीने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो वर्षा जल संचय करके पीने का पानी मिलेगा और जो हमारे किसान हैं उनको अंतिम खेत तक, जहां नहरें पहुंची हैं वहां तक उनको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज हम विद्युत पर निर्भर करते हैं, ट्यूबवेल्स पर निर्भर करते हैं, तो हम जो दोहन कर रहे हैं ज़मीन के अंडरग्राउंड वाटर का, वो भी अब हो सकता है कि भविष्य में उसकी आवश्यकता भी बहुत कम पड़ेगी। उस पानी को हम पेयजल के रूप में इस्तेमाल करें। सौंग बांध कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सौंग बांध की जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो समय पर हो गई है और उसके लिए हम लोग फंडिंग एजेंसी हमारी हम ढूंढ रहे हैं। उसमें लगभग हमारा 1200 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास उस पर खर्चा आएगा। तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने सिंचाई, पर्यटन और इसी के साथ कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। रुद्रप्रयाग जिले के विकास खंड जखौली और इसी के साथ अगस्त्यमुनि और ऊखी मठ में बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से चलाए जा रहे पर्यटक आवास गृह तिलवाड़ा का लोकार्पण भी पर्यटन मंत्री ने किया। तो जिले को मिली है सरकार की सौगात, कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास किया। तो रुद्रप्रयाग के लोगों को कई परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जोशीमठ पहुंचे। यहां वो पर्यटक आवास गृह में ही रात गुजारेंगे। वहीं रविवार को पर्यटन मंत्री बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और 10 बजे के बाद कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जोशीमठ पहुंच चुके हैं पर्यटन मंत्री, कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। काफी बिजी शेड्यूल इस दौरान उनका रहने वाला है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा उत्तराखंड के 2 दिनों के दौरे पर हैं। वहीं इस दौरे पर सह प्रभारी रेखा वर्मा के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम डोईवाला पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और साथ ही तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
तो दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा है और बीजेपी प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम के साथ ही रेखा वर्मा भी मौजूद रही। कई अधिकारी भी इसके साथ ही उनके साथ मौजूद रहे। आज का हमारा दौरा, मेरे साथ में बहन रेखा वर्मा जी हमारी सह प्रभारी हैं। हमारा दौरा ये परिचयात्मक है। अभी हम परिचय करने के लिए यहाँ पर आए, फिर उसके बाद में 4, 5, 6, 7 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर रहेंगे। उनकी तैयारी की सारी योजनाएं बनेंगी, साथ साथ कार्य योजना भी बनेगी। कार्यों को भी आपस में हम बांटेंगे और किस प्रकार से संगठन को और मजबूत कर आगे चुनाव में जाया जाए। संगठन बहुत मजबूती से खड़ा है और हम सब लोग सरकार में हैं और इसको और कैसे मजबूत किया जाए इस पर हम सब लोग विचार करेंगे। और तो ये उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल बनाने की कोशिशें अब आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। हॉस्पिटल के लिए कोशिश में जुटे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की कोशिशों को अब बल मिल रहा है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने उन्हें खत लिखकर सहयोग देने की बात कही है। दरअसल अनिल बलूनी कैंसर जैसी बीमारी से उभरे हैं। ऐसे में उन्होंने उत्तराखंड में कैंसर हॉस्पिटल की मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, जिसके बाद उन्होंने टाटा ट्रस्ट चेयरमैन को उत्तराखंड में कैंसर हॉस्पिटल की संस्था खोलने में सहयोग करने की बात कही थी। उनका कहना है कि उत्तराखंड में गरीब लोग कैंसर का जो इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए वो उत्तराखंड में कैंसर का हॉस्पिटल की सौगात देना चाहते हैं। ऐसे में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा का खत आने के बाद उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल की सौगात मिलने की उम्मीद जग चुकी है। रतन टाटा साहब का मुझे जवाब आया है। उन्होंने इसमें सकारात्मक रुख रखा है और उन्होंने अपने अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इस बारे में कार्य आगे बढ़ाया जाए। हमारी राज्य सरकार भी इस ओर बड़ी गंभीर रही है और जुलाई 2017 में टाटा ट्रस्ट के साथ एक MOU भी साइन किया गया था। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड के अंदर एक बेहतरीन कैंसर संस्थान खोलने पर काम करेंगे और इस दिशा में समय समय पर जो भी प्रगति होगी आप लोगों को मैं उससे अवगत कराता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड में अब सभी जिलों में सरकारी कामकाज और लेन देन चुटकियों में होगा। इसके लिए सभी जिलों को डिजिटलाइजेशन उनका किया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों को ये काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले को 31 मार्च 2021 तक मिशन मोड में 100% डिजिटाइज्ड किया जाएगा। सरकार प्रदेश को जल्द से जल्द डिजिटल मोड में लाने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसा हुआ तो सरकारी कामकाज की सूरत बदलना तय है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों को डिजिटलाइजेशन अभियान को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिए। इसमें ऊर्जा, आवास और पेयजल के बिलों के भुगतान डिजिटल मोड में करने के लिए तेजी से काम करने के साथ ही यहां पर कहा गया है कि इनको बल दिया जाए, इसके निर्देश दिए गए। साथ ही आदेश दिया कि बिजली और पानी के बिलों में QR कोड लगाकर भेजा जाए ताकि उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान में आसानी हो सके। तो डिजिटल माध्यम से हो सकेगा बिल पेमेंट। आपको बता दें कि सरकारी कामकाज को डिजिटलाइज करने की कवायद तेज हो चुकी है। उत्तराखंड में मुनस्यारी के इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार बर्फबारी के बाद बर्फीला तूफान आया। माइग्रेशन गांव मिलम तक पहुंचा ये तूफान 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहा। प्रशासन के मुताबिक इससे कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है। वहीं इस तूफान के बाद अब और ठंड पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। सुबह 4 बजे से शुरू हुआ इस बर्फीले तूफान ने 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक पंचाचूली, राजरंभा, हसलिंग और नागनी, धुरा, चिपला, केदार और मिलम नंदा देवी में अपना असर दिखाया। वहीं समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवाएं चलती रहीं। वहीं बर्फीले तूफान की गति सुबह 9 बजे के बाद ही हल्की हुई। भारत चीन सीमा के अग्रिम चौकियों में भी इसका प्रभाव रहा। पर्यावरण के जानकारों के मुताबिक इस तूफान के साथ ताजा गिरी बर्फ के कण भी उड़ते हैं। इसी कारण इसका
प्रभाव पड़ता है और ठंड भी बढ़ती है। चलिए अब खबर मंगलौर से, जहां पर मंगलौर के मोहम्मदपुर से हरिद्वार तक गंग नहर किनारे हो रहे सड़क निर्माण कार्य और नहर की बाउंड्री सहित कई जगहों पर नालों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके चलते करोड़ों रुपए की लागत से हरिद्वार जिले में निर्माण कार्य जारी है, लेकिन रुड़की में बन रही गंग नहर पटरी के सड़क निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि मेवट से कलियार जाने वाली पटरी के किनारे बन रहे नालों और नहर की बाउंड्री में घटिया दर्जे की ईंटें और सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य के समय कोई भी सक्षम अधिकारी मौके पर भी नजर नहीं आता। इसकी वजह से ठेकेदार के साथ काम कर रहे मिस्त्री और मजदूर अपनी मनमर्जी से सामान में मिलावट करते हैं। वहीं इस पूरे मामले में तहसीलदार नंदन कुमार सिंह का कहना है, संज्ञान में आया है, मैं मौके पे जाके इसकी जांच की जाएगी और अगर ऐसा पाया जाता है कि निम्न स्तर के ईंटों का प्रयोग हो रहा है और जो जिस तरह से होना चाहिए अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उस पर जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में बने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को नेपाल प्रशासन के अनुरोध पर खोल दिया गया। नेपाल की तरफ से अनुरोध के बाद पुल को सुबह 10 से 11 बजे और शाम 4 बजे से 5 बजे तक के लिए खोला गया है। इस दौरान नेपाल के वो लोग जो भारतीय सेना में काम कर चुके हैं और भारतीय पेंशनर हैं, उनकी सुविधा के लिए भारत नेपाल पुल को पेंशनर्स और आम नागरिकों के लिए खोला गया। पुल खोलने से करीब 300 पेंशनर भारत आए और साथ ही सैकड़ों की संख्या में भारतीय और नेपाली नागरिकों ने आवागमन। इस दौरान बाजार में काफी रौनक भी देखने को मिली। 26 तारीख से और 29 तारीख तक झूला पुलने की सहमति हुई थी, तो 26 तारीख से आज 28 तारीख हो गई है और 28 तारीख जब पेंशन लोगों के लिए खोला गया था, पेंशन लोग भी आए हैं और आम जनता जो नेपाल की वो भी इंडिया में आ रही है और इंडिया से नेपाल में जा रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर इलाके में गूलर भूज हरिपुरा बौर जलाशय में हादसा हो गया। यह हादसा एक नाव पलटने से हुआ है। वहीं हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाव ओवरलोडिंग की वजह से पलटी है। नाव चालक सोहन लाल ने बताया कि नाव में लगभग 20 लोग सवार थे और 2 मोटरसाइकिल भी रखी हुई थी। नाव से बोर जलाशय पार किया जा रहा था। जैसे ही नाव आधे रास्ते में पहुंची तो नाव ओवरलोड की वजह से बेकाबू होकर पलट गई, जिससे नाव में सवार सभी पानी में डूबने लगे। जैसे ही नाव डूबने की खबर आसपास के लोगों को लगी तो उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कुछ लोगों को बचा लिया। वहीं कुछ लोग अपने आप पानी से बाहर आ गए, लेकिन नाव में सवार अंजलि नाम की एक महिला की मौत हो गई। जब से हमने होश संभाला है पहली बार ऐसी घटना हुई है और इसमें जो नाव चालक तो अपनी तरीके से पूरा ठीक प्रकार से चला के ला रहे थे, लेकिन कुछ ग्रामीणों की अपनी मनमानी भी चल जाती है, जिस कारण से वो लकड़ी वगैरह इसमें ज़बरदस्ती भर लेते हैं। भरने के बाद अब वो डिसबैलेंस होने से ये अचानक एक हादसे के तौर पे ऐसा हो गया। वैसा ऐसा कभी हुआ नहीं। और झूला पुल की रही बात, तो एक पूरा झूला पुल जो है वो प्रस्तावित किया गया था, उसके लिए जगह चिन्हित की गई थी वो कट साइड में। ये यहाँ से और पार के लिए झूला पुल काफ़ी लंबा पुल है, तो ये संभव लगभग वैसे नहीं है। बाकी ग्रामीणों की सुविधा हेतु उधर रैंप से एक रास्ता निकाल दिया गया अंदर जाने के लिए। बाकी ये थोड़ा बहुत जल्दबाजी के चक्कर में हादसा पहली बार ऐसा हुआ। वहीं काशीपुर ITI थाना इलाके में रोड एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई। यहां अज्ञात वाहन से बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी गई। वहीं इस हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने शख्स को टक्कर मारी। हादसे के बाद जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये बरखेड़ी रोड पे एक व्यक्ति जो है पड़ा है, जिसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। जिस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची तो लोगों ने बताया कि लगभग 7 बजे का वाकया है कि एक व्यक्ति यहाँ पड़ा था।
किस वाहन ने मारा ये जानकारी नहीं है, तो वो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। विजेंदर सन ऑफ ध्यान सिंह थे, ये लगभग 35 वर्ष के हैं, रहने वाले बरखेड़ा पांडे के हैं, जिनको जो है मौके पे ही जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें कार्रवाई हेतु जो है जा गया है, पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के दौरान देश की रक्षा में वीर सपूत 16 गढ़वाल राइफल के सूबेदार स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए। वहीं सूबेदार स्वतंत्र सिंह की शहादत पर पौड़ी गढ़वाल जिले के दारेखाल प्रमुख महेंद्र राणा ने दुख जताया है। चलिए फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।